बच्चों नमस्कार। देखिए, हमने जो प्रश्नावली 1.1 पढ़ी थी उसमें क्या था, हमने परमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन किया था। अब देखिए, ये जो प्रश्नावली 1.2 जो एक्सरसाइज है 1.2, इसमें हम अपरमेय संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए क्या होता है अपरमेय। अपरिमेय संख्या s को अपरमेय संख्या कहा जाता है। किसको? s लिखा है जी। यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0 के। देखिए, हमने जो परमेय संख्या पढ़ी थी, तो परमेय संख्या की परिभाषा थी कि परमेय संख्या p/q के रूप में होनी चाहिए, और इसमें p और q क्या थे? पूर्णांक थे, और जो q का मान था वो 0 के बराबर नहीं था। तो वो क्या थी? परमेय संख्या। लेकिन यहां हमें क्या पढ़ना? अपरमेय। तो अपरमेय संख्या ठीक परमेय संख्या का उल्टा। जो अपरमेय संख्या है उसको p/q के रूप में ना, ये जो शब्द है ना, मतलब p/q के रूप में ना लिखा जा सके, तो वो संख्याएं कैसी कहलाएंगी? आपकी अपरमेय संख्या कहलाएंगी। देखिए उदाहरण देखिए, जैसे √2 है, ये क्या है? एक अपरमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार √3 ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है। इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार √5 ये भी क्या है? अपरमेय संख्या है, और इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। इसी प्रकार √7 है, √11, √13, √15, कई जो संख्याएं हैं जिनका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, मतलब जिनको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो संख्या हमें क्या कहलाएंगी? अपरमेय संख्या कहलाएंगी। ठीक, देखिए, तो ये अपरमेय संख्या हमको समझ में आ गया। अब इसके बाद हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या सभी परमेय और अपरमेय संख्याओं के संग्रह से जो प्राप्त होता है, उन्हें वास्तविक संख्याओं का नाम दिया जाता है, जिसे r से प्रकट किया जाता है। देखिए, जो वास्तविक संख्या है उसमें जितनी भी परमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरमेय संख्याएं हैं, सबको आप सबका संग्रह जो होगा वो कहलाएगा हमारा वास्तविक संख्या, और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? r से। तो ये अपरमेय संख्या और वास्तविक संख्या के बारे में हमने ये परिभाषाएं पढ़ी। इनको हमें याद भी करना है और इनको आप लिख लीजिए। इसके साथ साथ एक और हम यहाँ पर आपको बताते हैं, एक पाइथागोरस प्रमेय, ये इसमें लगेगी पाइथागोरस प्रमेय। ये आपने पहले पढ़ी होगी। ये लगेगी कि जो कण का वर्ग है, जो कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये आपने पढ़ा होगा। ये किसमें? जैसे ये जो ट्राइंगल है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज में ये वाला कोण होगा आपका 90 अंश, जो समकोण होगा ये होगा A, और ये B, और ये C। तो इसमें कण कौन सा है? ये वाला। इस कण का वर्ग, इस भुजा का वर्ग, जो लंब कोण होगा AB, लंब का वर्ग प्लस आधार कोण होगा BC, तो इसके वर्ग के बराबर ये होता है। ये सवालों में यूज होगा, तो इसको भी हमें याद करना है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। ये भी सवालों में लगेगा, इसको आप उतार लीजिए। देखिए बच्चों, अब हम प्रश्नावली जो 1.2 है उसके प्रश्नों को
हल करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या दिया है, पहले प्रश्न में दिया है नीचे दिए गए कथन, जो नीचे पहला दूसरा तीसरा 3 कथन दिए गए हैं सत्य हैं या असत्य, हमको सत्य और असत्य छांटना है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, हमको कारण भी लिखना है कि ये सत्य है तो क्यों है और असत्य है तो क्यों है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या लिखा है, पहला लिखा प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या किससे मिलकर बनती है, परमेय संख्या और अपरमेय। तो आप लिख देंगे सत्य, इसका आंसर लिखेंगे सत्य, सत्य। और इसका कारण क्या लिखेंगे, कारण में आप लिखेंगे कि जो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या परिमेय, परिमेय और अपरमेय, परिमेय और अपरमेय संख्याओं का संग्रह है। देखिए जो आपकी वास्तविक संख्या होती है उसमें परमेय संख्याएं भी होती हैं और अपरमेय। जो आपने अभी जो परिभाषा में जो पढ़ा था कि जो वास्तविक संख्या की जो परिभाषा थी उसमें परमेय और अपरमेय जो संख्या हैं उनका जो संग्रह था उसको हम क्या बोलते थे, वास्तविक संख्या। और इस सवाल में क्या पूछा था, प्रत्येक अपरमेय संख्या, क्या पूछा, प्रत्येक अपरमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ होती है, सत्य है। क्यों, क्योंकि वास्तविक संख्या में परमेय भी शामिल है और अपरमेय भी। तो ये पहले पार्ट का ये आंसर है। अब देखिए अब दूसरा पार्ट क्या लिखा है, दूसरे पार्ट को ध्यान दीजिए। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, देखिए यहाँ प्रत्येक बिंदु की बात चल रही है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु मतलब सभी संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या होती सभी की बात हो रही है। √m के रूप का होता है, जहां m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो सभी तो नहीं होती, क्योंकि संख्या रेखा पर तो बहुत सी संख्या होती, परमेय भी होती, अपरमेय यानी माइनस की संख्या भी होती। तो आप यहाँ लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे आप असत्य, क्या लिखेंगे, असत्य, असत्य। ये तो असत्य हो गया। अब कारण लिखना है आपको, कारण में आप लिखेंगे कि ऋणात्मक जो संख्या है, ऋणात्मक संख्या का वर्गमूल एक प्राकृत संख्या नहीं है। जो ऋणात्मक संख्या जो होती है -1, -2, -5, इन सब का जो वर्गमूल होता है वो प्राकृत संख्या नहीं है। प्राकृत संख्या क्या होती, प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3 सब प्लस की होती थी, लेकिन जो ऋणात्मक संख्या का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। तो ये बात असत्य है। इसी प्रकार तीसरा देखिए, तीसरे पार्ट में दिया है प्रत्येक वास्तविक संख्या, यानी प्रत्येक की बात चल रही है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती है। मतलब उल्टा पूछा है, जो परमेय और अपरमेय का योग क्या होता है, संग्रह वास्तविक संख्या। अब इसमें उल्टा पूछा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरमेय संख्या होती, इसमें तो परमेय संख्या भी होती है। तो हम इसमें कारण में लिख देंगे, इसमें लिखेंगे पहले इसका आंसर असत्य। ये तो असत्य हो गया, असत्य हो गया। क्यों, क्योंकि जो वास्तविक संख्या उसमें दोनों संख्या शामिल होती, परमेय संख्या भी शामिल होती है और
अपर में। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि सब अपर में होती हैं, तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? असत। कारण क्या लिखेंगे? कारण। जैसे 5 है, 5 क्या है? वास्तविक संख्या तो है। कैसी है जी? 5 वास्तविक संख्या है। 5 कैसी है? वास्तविक संख्या है। लेकिन 5 क्या अपर में है? नहीं, वास्तविक संख्या है, लेकिन आपरी में नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 क्या है? 5 तो पर में संख्या है। तो जो 5 वास्तविक संख्या तो है, लेकिन आपर में संख्या नहीं है, यही पूछा था। ये आप नोट कर लीजिए और इनको कॉपी पर लिख लीजिए। यहाँ पर बच्चों थोड़ा सा ऋणात्मक संख्या का लिख लेना है, ऋणात्मक संख्या का। और यहाँ पर 5 वास्तविक संख्या है लिख लेना है, लेकिन अपर में नहीं है, तो ये लिख लो। देखिए बच्चों, अब हमें दूसरा जो सवाल है, प्रश्न 2 है, उसको हल करना है। तो देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है। इसमें लिखा है, देखिए हम पढ़ते हैं, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक, कौन से पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांकों की बात चल रही है, केवल धनात्मक प्लस वाली संख्या के वर्गमूल आपर में होते हैं। उनके जो धनात्मक संख्याओं के हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। वो कैसे होते हैं? आपर में होते हैं, ये हमको बताना है, हाँ या ना में। इसमें लिखा यदि नहीं, हाँ होगा तो हाँ लिखेंगे और नहीं होगा तो नहीं। तो उसमें कहा यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परमेय संख्या हो। एक उदाहरण भी देना है हमको। क्या देना है? एक उदाहरण देना है, और वो उदाहरण कैसा हो? वो परमेय संख्या हो। तो इसमें 2 प्रश्न। तो सबसे पहले तो हाँ और ना में जवाब देना है। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल आपर में होते हैं? तो आप आंसर में लिखेंगे नहीं। क्या लिखेंगे? नहीं। अब देखिए, अब उदाहरण देना है हमको। क्या देना है? उदाहरण देना है। देखिए उदाहरण कैसे देंगे कि जैसे कोई धनात्मक संख्या ये 9 है और हम इसका वर्गमूल लें, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। इसी प्रकार जैसे 4 है, 4 क्या है? धनात्मक संख्या है, इसका वर्गमूल कितना होता है? 2। 9 का वर्गमूल 3 या 4 का वर्गमूल 2। तो हमें कोई एक उदाहरण चाहिए, वाला दे दो चाहिए। तो देखिए 3 भी परमेय संख्या है और 2 भी परमेय संख्या है। तो यहां लिखेंगे 3, 2 और 3, 2 और 3 परिमेय संख्याएं हैं। देखिए उदाहरण भी दे दिया हमने, एक की जगह 2, कि 9 और 4 दोनों क्या है? दोनों धनात्मक संख्या हैं, और इनके जो वर्गमूल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे? वर्गमूल। वो कैसे होना चाहिए? उसने कहा अपर में होना चाहिए। अपर में नहीं, परमेय भी हो सकते हैं। तो 3 परमेय संख्या है और 2 भी परमेय संख्या है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये इसका आंसर है। देखिए बच्चों, अब हमको ये जो प्रश्नावली है 1.2 1.2, इसका जो तीसरा प्रश्न है और आखिरी प्रश्न है, इसको हल करना है। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या दिया है, पहले पढ़ें। दिखाइए कि संख्या रेखा, किस पर दिखाना है? संख्या रेखा। संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है? हमको √5 की वैल्यू निकालना है। किस पर? संख्या रेखा पर निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएं। तो देखिए ये एक संख्या रेखा है,
ये वाला पॉइंट हमने 0 मान लिया, इसको हमने 1 मान लिया, इसको हमने 2 मान लिया, और ये जो आगे और बढ़ा दिया, ये यहाँ पे हमारा 3 हो गया। और यहाँ पर जो संख्या है, यहाँ ये -1 -2, इधर माइनस की संख्या है सर। तो देखिए √5 को देखिए कैसे हम यहाँ पर निरूपित करेंगे। तो ये 0 वाला पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है 1, 1 इकाई मानेंगे। कितनी? 1 इकाई। इसी इकाई के बराबर एक लंबवत रेखा खींच लेंगे हम, ये इस टाइप से। ये हमने एक लंबवत रेखा खींची और इस पॉइंट को हमने ए मान लिया, और इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, बी, और इस बी को ओ से मिला दिया। तो देखिए अब हम इसकी दूरी निकालेंगे। ये वाली दूरी कितनी है? 1, तो ये भी कितनी है? 1। तो देखिए हम पाइथागोरस पर में लगाएंगे एक एक करके। आप देखिए सबसे पहले हमें ओ बी निकालना। तो हम पाइथागोरस पर में हमने क्या पढ़ा था कि जो कण का वर्ग है वो लंब का वर्ग यानी ए बी का वर्ग प्लस आधार ओ ए का वर्ग, ओ बी, यहाँ ओ बी का, ओ ए का वर्ग। ठीक है, कि जो कण का वर्ग है वो किसके? लंब का वर्ग, ए बी का वर्ग, और ये जो आधार है ओ ए, इसके वर्ग के बराबर होता है। तो हमको ओ बी निकालना। तो देखिए ओ बी हमारा ऐसे ही चलेगा, ओ बी का वर्ग। ए बी कितना है हमारा? ए बी है 1 का वर्ग। ओ ए कितना है? ये भी कितना है? 1 का वर्ग। इसको हल करें, ओ बी का वर्ग, 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1, तो ओ बी का वर्ग आपका हो जाएगा 1 + 1 = 2। लेकिन हमको वैल्यू किसकी निकालना है? ओ बी की, तो उसका हम वर्गमूल ले लें, तो ओ बी बराबर आ जाएगा √2। तो ये हमारी ओ बी की वैल्यू निकल। तो यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, ये वाली जो भुजा है ये हमारी √2। कहाँ तक चलना हमको? √5 तक। तो देखिए फिर ऐसे आगे हल करें। अब देखिए, अब जितनी ये रेखा है इसी के लंबवत ये हमने ये रेखा खींची, और इसको क्या मान लिया हमने? C, और ये भी कितनी है? 1 इकाई है, और इसको O से मिला। तो अब हम ये वाली दूरी निकालेंगे O से लेके C तक। तो लिखेंगे OC का वर्ग, ये कहाँ है? और ये लंब है BC का वर्ग। आधार कितनी है इसमें? आधार इसमें OB, क्योंकि ये वाला कोण कितने अंश का? 90। इसमें ये वाला कोण था 90, तो ये OB का वर्ग, OB का वर्ग। तो ये समझ में आ गया, ये हमने पाइथागोरस पर में लिख ली। अब OC का वर्ग तो हमको निकालना है, तो ये ऐसे ही रहेगा। BC इसमें कितना है? 1, तो 1 का वर्ग। OB कितना निकाला था? OB √2, तो ये √2 का वर्ग। इसको हल कीजिए, OC का वर्ग बराबर 1 का वर्ग कितना होगा? 1, √2 का वर्ग कितना होगा? 2, जोड़ दीजिए इसको, तो OC का वर्ग 1 और 2 कितना हो गया? 3। इसका वर्गमूल ले लेंगे हम, OC निकालना, तो ये आ जाएगा √3, तो ये √3 आ गया। तो जो हमारी ये OC भुजा, ये हमारी कितनी आ गई? √3, यही लिखिए √3। अब और आगे बढ़े। अब इस वाली भुजा पर फिर एक लंब खींचे हम, ये लंब भी कितना है? 1। इस पॉइंट को हमने D मान लिया। क्या मान लिया? D, और D को हमने O से मिला दिया। अब हमको क्या निकालना है? O से लेके D तक की दूरी। तो फिर पाइथागोरस पर में लगाएंगे हम। देखिए फिर पाइथागोरस पर में, तो इसमें ये वाला कोण ये 90 अंश का है, तो OD का वर्ग कितना? OD का वर्ग बराबर CD का वर्ग
CD का वर्ग प्लस आधार कितना है OC का वर्ग, OC का वर्ग। तो देखिए OD का वर्ग तो हमको निकालना है, CD कितना है, CD हमारा वही 1 इकाई, 1 का वर्ग, OC हमने कितना निकाला था, O से लेके C तक, ये हमने √3 का वर्ग। तो हमको क्या निकालना है, OD का वर्ग, 1 का वर्ग कितना आएगा 1, और √3 का वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, अंडर हट जाएगा। तो OD का वर्ग, तो ये कितना हो गया 4, और 4 का वर्गमूल कितना होता है, OD का वर्ग ये कितने का वर्ग होता है 2 का वर्ग, वर्ग से वर्ग खत्म, या 4 का वर्गमूल ले लेंगे हम, तो ये आ जाएगा OD बराबर 2, या इसको हम अंडर के अंदर भी करके हल कर सकते थे। तो OD की वैल्यू कितनी आ गई, ये 2 आ गई हमारी, ठीक है। मतलब इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते थे कि जैसे ये आ गया था हमारा OD का वर्ग बराबर 4, तो OD बराबर क्या होगा, OD बराबर होगा √4, तो OD क्योंकि इसमें अंडर आ जाएगा वर्गमूल लेने पर, तो ये 2, मतलब चाहे वैसे करें और चाहे ऐसे, मतलब आना है आपको 2 ही आना है, तो ये 2 आ गई। अब क्या निकालना है हमको, अभी हमें √5 तक हम नहीं पहुंचे, तो देखिए इसको हम और आगे बढ़ाएंगे, ये हमने बढ़ाया, ये 90 अंश का पॉइंट, इस पॉइंट को हमने E मान लिया, और इसको इससे देखिए फिर पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। सवाल थोड़ा बड़ा है लेकिन सरल है। देखिए अब हमको निकालना है OE का वर्ग, क्या निकालना है OE का वर्ग, ये वाली कितनी हमारी हो जाए DE का वर्ग, DE का वर्ग प्लस ये कितनी थी OD का वर्ग, ये आधार है OD का वर्ग। तो देखिए OE का वर्ग आपको क्या करना है, निकालना है। DE, D से लेके E तक कितना है 1, यानी 1 का वर्ग, और O से लेके D तक, O से लेके D तक कितना है 2, यानी 2 का वर्ग। ये सवाल में चित्र से हमने देख के ये वैल्यू रखी है। OE का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, हमको क्या निकालना है OE, तो 4 में 1 जुड़ा 5, अगर इसका हम वर्गमूल ले लें तो OE बराबर आ जाएगा आपका √5, क्योंकि वर्गमूल लेने से इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। तो ये वाली जो भुजा हो गई वो हो गई हमारी √5। तो आपने देखा कि हमने पाइथागोरस प्रमेय लगाई, और पाइथागोरस प्रमेय लगाते लगाते हम √5 तक पहुंच गए। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको प्रकार लेना है। प्रकार में O से लेके E तक की दूरी लेना है और एक चाप लगाना है, और वो चाप कहाँ तक जाएगा, ये 2 से आगे तक जाएगा। वो चाप जाएगा आपका ये 2 से आगे तक, यहाँ ये आपका P बिंदु हो गया। मतलब आपको प्रकार में O से लेके E तक की दूरी लेके एक चाप लगाना है, और वो चाप क्या 2 के आगे ही जाएगा, क्योंकि √5 है, 2 से बड़ा होगा इसका मान। तो ये जो P बिंदु है, तो ये वाली जो दूरी होगी, ये वाली, ये कितनी होगी हमारी O से लेके ये P पर ये वाला पॉइंट होगा, यहाँ तक दूरी √5 होगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप आराम से उतार लीजिए। तो जो OP है आपका O से लेके P तक, ये √5 है, यहाँ तक की दूरी। तो ये संख्या रेखा पर ये इसका आंसर है। तो ये √5 को हमने संख्या रेखा पर दिखा दिया कि P बिंदु पर ये √5 की वैल्यू यहाँ पर होगी, लिख लीजिए।